हाय स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं वीएसआई स्टूडेंट्स की जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशन की सीरीज में जो एमसीक्यू बुकलेट है उसका वीडियो सॉल्यूशन, जो मॉक टेस्ट पेपर हैं चाहे वीएसआई के हों चाहे आईएसआई के हों उनका वीडियो सॉल्यूशन और आरटीपी और जो सही सेट्स है उनका वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराता है। और इसके वीडियो सॉल्यूशंस हमारे यूट्यूब चैनल जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ है उस पर आपको मिलेगा। और उसका जो पीडीएफ है, सोल्ड पीडीएफ है, वो वीएसआई के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा और उसका नोटिफिकेशन इन सब का आपको इंस्टाग्राम चैनल पे मिलेगा। तो आप ये तीनों जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं तीनों के लिंक, आप तीनों को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले हर सीरीज या हर जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन है उसका बेनिफिट आप लोगों को मिल सके। और इसी सीरीज में आज हम आपको देने वाले हैं सीए इंटरमीडिएट जो टैक्सेशन पेपर है उसके एमसीक्यू बुकलेट के सॉल्यूशन। आप ध्यान से देखें, उसका बेनिफिट लें। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूं। अपने डायरेक्ट टैक्स के एमसीक्यू मैंने आपके सारे आपको सॉल्व करा दिए हैं। अब अपन बात करें पार्ट बी, जो कि आपके इनडायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि आपके यहाँ पर सिलेबस कंटेंट है जीएसटी का। तो उसके एमसीक्यू को यहाँ पर आज अपन डिस्कस करेंगे। और मैंने कहा कि जो मेन आपके केस स्टडी जो एग्जाम में आती है उस केस स्टडी के एमसीक्यू को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी स्टूडेंट्स के मेरे पास कॉल भी आए कि सर आप जीएसटी के भी केस स्टडी को सॉल्व करा दीजिए। तो मैं यहाँ पर आपको जीएसटी के एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा, साथ ही साथ आपको अपने वीएसआई के जो आपके ड्राइव है, वीएसआई की जो ड्राइव है उसके ऊपर आपके पूरे के पूरे ये सॉल्व्ड पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप वीएसआई के जो पीडीएफ हैं तो ये पूरे के पूरे सॉल्व आपको सिस्टमेटिक फॉर्म में आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जिससे कि आप जब इन पीडीएफ को देखोगे तो आपको सॉल्व करने में काफ़ी ईजी और आसान रहेगा। तो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपके जीएसटी के एमसीक्यू। तो फर्स्ट एमसीक्यू आ रहा है अपने यहाँ पर। फर्स्ट एमसीक्यू के साथ बात करते हैं। मिस्टर पशुपति रजिस्टर्ड टैक्स पेयर, यानी कैसा है वो? रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है, अंडर जीएसटी is engaged in the trading of various type of the consumer goods, यानी various type of consumer goods की आपके यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहा है। His turnover in the preceding financial year, जिससे कि आप बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन करवाने की बात कर रहे हैं, तो ये कह रहा है कि turnover in the various, अपन बात करें turnover in the preceding financial year below the threshold limit liable for the registration, यानी आपके थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है। जो उसका टर्नओवर है वो आपके थ्रेशोल्ड लिमिट से कम बता रहा है यहां पर। तो यानी उसने अपना रजिस्ट्रेशन कैसे लिया है सर? वॉलंटरी लिया है। देखो मैंने इधर लिख रखा है वॉलंटरी लिया है। तो उसने अपना रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी लिया है, उसे रजिस्ट्रेशन करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे मैंने कहा कि आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाने की रिक्वायरमेंट होती है सेक्शन 24 में, और थ्रेशोल्ड लिमिट के अकॉर्डिंगली आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की रिक्वायरमेंट आती है सेक्शन 22 में, जो कि आपको बताता है कि 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख की लिमिट मैंने आपको रेस्पेक्टिव स्टेट्स के साथ बता रखी है। तो यहां इसने वॉलंटरी लिया है, यानी उसने आपको थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं की है, ना ही कोई कंपलसरी ट्रांजेक्शन यहां पर किया है जिसके अंदर उसे रजिस्ट्रेशन नंबर लेने की रिक्वायरमेंट आएगी। अब यहां पर बात करते हैं। ही हैज इशू वेरियस बिल ऑफ एक्सचेंज, अनसिक्योर्ड डिबेंचर एंड प्रॉमिसरी नोट इशू किए हैं उसने इन कोर्स ऑफ हिज बिजनेस एक्टिविटी, इन कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। देखो आप, जब मैं अभी आपको बताऊंगा गुड्स की डेफिनेशन के अंदर अपन ने बात कर रखा है मनी एंड सिक्योरिटीज एक्सक्लूड है। तो ये सारे क्या है? मनी एंड सिक्योरिटीज के पास है। आप देखोगे मनी की डेफिनेशन में बिल ऑफ एक्सचेंज भी है और प्रॉमिसरी नोट भी मनी की डेफिनेशन में कंसीडर हो रहे हैं। किस में कंसीडर हो रहे हैं? मनी की डेफिनेशन में। अभी मैं आपको आगे कराऊंगा। और अनसिक्योर्ड डिबेंचर आपके सिक्योरिटीज का पार्ट है, तो सिक्योरिटीज नॉट पार्ट ऑफ द गुड्स, तो ये भी आपके एक्सक्लूड होगी, तो ये सप्लाई की डेफिनेशन में आएगी ही नहीं। फर्दर ही इज आल्सो एंगेज इन द बेटिंग एक्टिविटीज, ये सप्लाई है, बेटिंग एक्टिविटी ये सप्लाई है, केवल बेटिंग एक्टिविटी ये सिर्फ सप्लाई आपके दिखाई देगी। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल, किसकी बात करें? मंथ ऑफ अप्रैल इन द करंट ईयर ही अवेल द फॉलोइंग सर्विस, और इसने ये सर्विस आपके ली है।
जीटीए सर्विस जो कि आपको मैंने कहा कि नॉर्मली रिवर्स चार्ज में आती है, फ्रॉम XYZ ट्रांसपोर्टर, जीटीए चार्ज 5%, यानी जब वो 5% का रेट आपसे चार्ज करा है, कितना 5% का रेट आपसे चार्ज करा है, इट्स मींस रिवर्स चार्ज की बात हो रही है। जैसे मैंने कहा कि जीटीए की सर्विस में यदि 5% की बात होती है रिवर्स चार्ज और 12% की बात होती है, तो अपन बात करते हैं किसकी, फॉरवर्ड चार्ज की बात करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 5% की बात होती है तो अपन बात करते हैं रिवर्स चार्ज की, और 12% की बात होती तो फॉरवर्ड चार्ज की अपन बात करते हैं। हाँ जी डियर, आगे कह रहा है रेंटिंग ऑफ गोडाउन प्रेमिसेस टू लोकल म्युनिसिपैलिटी। लोकल म्युनिसिपैलिटी से अपन ने कोई भी रेंट पे प्रेमिसेस लिया है, प्रॉपर्टी लिया है, बिल्डिंग लिया है, गोडाउन लिया, व्हाटएवर, रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है। और जो रजिस्टर्ड पर्सन होता है ना, जो रजिस्टर्ड पर्सन है, उसे रिवर्स चार्ज में आपको टैक्स का पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट बताता है। जो भी आपका रजिस्टर्ड पर्सन है उसको यहां पर रिवर्स चार्ज में टैक्स का पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट आपके बताता है। अब अपन बात करते हैं लीगल सर्विस अवेलेबल फ्रॉम ए फर्म ऑफ एडवोकेट 50,000। तो देखो लीगल सर्विस जो रिसिपिएंट है ना, रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करता है, लेकिन वहां पर वो रिवर्स चार्ज की एप्लीकेबिलिटी मैंने बताई थी कब आती है, जब उसका प्रेसिडिंग फाइनेंशियल का टर्नओवर 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख, यानी जो भी लिमिट लग रही है उसके ऊपर, जो भी लिमिट लग रही है 10 लाख वाली, 20 लाख वाली या 40 लाख वाली, जो भी सर लिमिट लग रही है, उस लिमिट को क्रॉस करता है तो उसे रिवर्स चार्ज में टैक्स देना होता है। लेकिन मैंने कहा यहां वो थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, बिलो द थ्रेशोल्ड लिमिट, यानी वो 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख जो भी उसके रेस्पेक्टिव स्टेट के अंदर आ रही है, उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर रहा। तो ऐसे केस में इसे लीगल सर्विस के ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर यहां पर जीएसटी चार्ज नहीं करना होगा, क्योंकि ये स्मॉल एंटिटी हो गया जिसका 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख जो भी लिमिट एप्लीकेबल आ रही है वो उसके ऊपर यहां पर फॉल नहीं कर रहा। तो यानी आपको ये इनकम क्या हो जाएगी, ये एग्जम्पशन में चली जाएगी, एग्जम्प्ट हो जाएगी। तो रिवर्स चार्ज में दो ही रह गई, एक तो जीटीए सर्विस और एक रेंटिंग ऑफ गोडाउन प्रेमिसेस फ्रॉम म्युनिसिपैलिटी से, वो इस केस में बता रहा है। ही सोल्ड ए कार यूज फॉर हिज पर्सनल पर्पज फॉर ₹1 लाख। पर्सनल पर्पस है तो आपने इसका आईटीसी नहीं लिया होगा, पर्सनल पर्पस बता रहा है तो आईटीसी नहीं लेंगे हम, आईटीसी इस पे नहीं मिलेगा क्योंकि पर्सनल यूज में आ रहा है। डिस्पोज ऑफ हिज ओल्ड कंप्यूटर फॉर ₹60,000 ऑन विच नो आईटीसी वाज क्लेम। और हमने कंप्यूटर को डिस्पोज ऑफ किया है जिसको कि हमने आईटीसी क्लेम नहीं किया। जब आईटीसी क्लेम नहीं किया तो कोई इंपैक्ट हमें इसका देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यदि डियर मैं आईटीसी क्लेम कर लेता तो मुझे उस पे आपके इंपैक्ट देना होता, तो मैंने यहां पर उस पे आईटीसी क्लेम नहीं किया तो मुझे कोई उस पे इंपैक्ट देने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। अब आगे बात करते हैं। ही ऑल्सो गिव अवे हिज स्टॉक ओल्ड कंज्यूमर गुड्स अमाउंट ₹75,000 ऑन विच ही हैज क्लेम आईटीसी। देखो यहां पर उसने क्या किया, आईटीसी क्लेम किया है, क्लेम आईटीसी। तो भैया जब आईटीसी क्लेम कर लिया और उसको अपन बात करें तो ऐसे केस में यहां पर आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी। ही गिव अवे हिज स्टॉक टू ओल्ड कंज्यूमर गुड्स अमाउंट ₹75,000, तो ये आईटीसी रिवर्स करनी होगी, आईटीसी रिक्वायर्ड टू बी रिवर्स। और कैसे मानना होगा, तो जैसे इसने स्टॉक ट्रांसफर किया जाए, जस्ट लाइक टू मान लो आपने डोनेशन के रूप में दे दिया अनाथालय को, तो डोनेशन के रूप में दे दिया अनाथालय को, तो ऐसे केस में शेड्यूल 1 का पार्ट हो जाएगा और इसे डिम्ड सप्लाई में मान लूं, शेड्यूल 1 और दिस द डिम्ड सप्लाई। क्या मान लो जी मैं, सर डिम्ड सप्लाई मान लो, क्योंकि आपने इस पे आईटीसी ले रखा है, क्योंकि आपने इस पे आईटीसी ले रखा है और अब आप इसको क्या कर रहे हो, किसी को दे रहे हो, चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हो, डोनेशन में दे रहे हो, किसी भी तरह से दे रहे हो, तो इसे आपको सप्लाई कंसीडर करना होगा। ये इस केस में आपके बताता है। आगे अपन डिस्कस करते हैं। ही रिसीव गुड्स 1st of May। कब गुड्स रिसीव किया है, 1st of May। दैट आर लायबल टू रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज की बात कर रहा है तो ऐसे केस में रेसिपिएंट को टैक्स देना होगा। इनवॉइस वाज इश्यू ऑन 5th of May and payment for the same was
मेड 6 जून, पेमेंट आपने किया 6 जून को, लेकिन गुड्स आपने रिसीव कर लिया 1 मई। तो ये आपके इस केस में बताता है। यदि मैं टाइम ऑफ सप्लाई की बात करूंगा तो 12/3 के अंदर मैंने कहा कि जब आपने गुड्स रिसीव किया वो डेट, या आपने पेमेंट किया वो डेट, या 30 डेज तक तो आपको यहां पर पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके इनवॉइस इश्यू हुए, आपको 30 डेज हो गए और आपको पेमेंट नहीं हुआ या इनवॉइस इश्यू नहीं किया, तो ऐसे केस में जब आपके 31st डे फ्रॉम डेट ऑफ द इश्यू ऑफ इनवॉइस, फ्रॉम डेट ऑफ द इश्यू ऑफ इनवॉइस, आपके यहां पर क्या मान लेंगे हम, आप ही कंसीडर कर लेंगे और इसके ऊपर हमें टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट आ जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई में। 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस आपको लेना होगा। इसके बाद कह रहा है ही पेड रिपेयर एक्सपेंसेस, आपने क्या पे किया है, रिपेयर एक्सपेंसेस फॉर ट्रक यूज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर हिज बिजनेस, जीएसटी कंपोनेंट इन्वॉल्व देयर ऑन द 13,000। देखो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स यानी किसमें यूज हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में यूज हो रहा है, उसके रिपेयर कराइए। तो जिसका आईटीसी मिल जाता है उसके मन का रिपेयर का, इंश्योरेंस का भी आपको आईटीसी मिल जाएगा। ये ब्लॉक रेट में नहीं है क्योंकि आपके किसमें काम आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, तो ये ब्लॉक रेट का पार्ट नहीं माना जाएगा और इसका आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। तो ये चीज इसमें बता रहे तो हमें इसका आईटीसी मिल जाएगा, तो मैंने लिख दिया आईटीसी मिलेगा इसका। इसके बाद एक रहा है ही अरेंजेस द कैटरिंग ऑफ द लेबर डे फंक्शन एंड पेड बिल इन विच जीएसटी कंपोनेंट वाज 15,000। देखो इसका नहीं मिलेगा क्योंकि ये कोई स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट में नहीं है। ये जो लेबर डे को आपने पेमेंट किया इट्स नॉट इन स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट, तो हमें इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। तो नो आईटीसी, नो आईटीसी मैंने यही लिख दिया आपको, जिससे आपको ध्यान में रहे कोई आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, कोई आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। इसमें यह बता रहा है ही रिसीव फर्स्ट लॉट ऑफ द सर्टेन गुड्स ऑन जीएसटी कंपोनेंट 50,000। इसने वर्ड यूज किया फर्स्ट लॉट, और यदि गुड्स मुझे लॉट में मिलता है, मैंने कहा यदि आपको सर गुड्स लॉट में मिलता है तो मुझे आईटीसी का मिलता है लास्ट लॉट पे, लास्ट इंस्टॉलमेंट या लास्ट लॉट आपको रिसीव होता है तब मुझे उसका आईटीसी मिलता है। तो यहां पर मुझे इसका आईटीसी नहीं मिलेगा क्योंकि ये लास्ट लॉट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, लास्ट लॉट की बात कर रहा है। तो डियर इस केस में मुझे आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। तो आईटीसी मुझे कब मिल सकता है, जब मैं आपके लास्ट लॉट को रिसीव करूंगा। इसने किसकी बात की है, फर्स्ट लॉट की बात की है, तो डियर मुझको आईटीसी नहीं मिलेगा। ये इस केस में आपके कंसेप्ट बताता है। ऑल द अमाउंट गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव टैक्स where applicable, all supply referred above in intra-state unless specified otherwise. Conditions necessary for claiming the ITC has been fulfilled subject to the information given above। यानी जो भी आपके इंफॉर्मेशन दी गई है वो सारी कंडीशन ये फुलफिल आपके कर रहा है। अब अपन बात करते हैं बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन, अब चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको सेलेक्ट करना है। कैसे करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर एज ए सप्लाई, किसको सप्लाई कंसिडर नहीं करेंगे एज पर द प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी एक्ट की मैं बात करता हूं 2017। तो सीजीएसटी एक्ट 2017 की अपन बात कर रहे हैं। तो देखो अपने यहां पर मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं कि यहां पर किसको सप्लाई मानेंगे किसको नहीं मानेंगे। तो इस केस में कह रहे थे देखो बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने एक बताया मनी की डेफिनेशन में आते हैं, अनसिक्योर्ड डिबेंचर सिक्योरिटी की डेफिनेशन में आते हैं, तो ये आपके नहीं होगा। फिर इसके बाद आता है बैटिंग, तो बैटिंग की अपन बात करते हैं तो ये सप्लाई होगी, ये सप्लाई है। तो इसने पूछा है नॉट कंसीडर एज सप्लाई, किसको सप्लाई नहीं माने, किसको सप्लाई नहीं माने, और प्रॉमिसरी नोट, तो ये आपके फिर मनी की डेफिनेशन में है, तो ये भी सप्लाई नहीं होगी। तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ आपको समझने के लिए मैंने पूरा चार्ट आपके लगा दिया कि अपन बात करते हैं सप्लाई। तो सप्लाई में मैंने डियर आपको सबसे पहले जब पढ़ाया था तो सप्लाई या तो गुड्स की होगी या फिर जीएसटी में सर्विस की होगी। तो गुड्स के केस में मैंने कहा कि आपके एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी वो गुड्स है, लेकिन इसमें से एक्सक्लूड था मनी एंड सिक्योरिटीज, मनी एंड सिक्योरिटीज आपके एक्सक्लूड था। इस तरह से आपके इसने कहा इंक्लूडिंग है एक्शनेबल क्लेम, जो कि बैटिंग अभी बात कर रहा है, जो कि अभी किसकी बात कर रहा है, बैटिंग इसकी बात कर रहा है, ग्रोइंग क्रॉप्स वगैरह ग्रास वगैरह ये है। इस तरह से सर्विस के केस में मैंने कहा अदर देन गुड्स, फिर उसके बाद आ रहा है मनी,
फिर आपके सिक्योरिटी, ये सर्विसेज की डेफिनेशन से बाहर आपके बताता है, लेकिन इसके अंदर इंक्लूड हो गया आपके यूज ऑफ मनी, मनी को यूज करें तो वो सर्विस का पार्ट है। अन कन्वर्जन ऑफ मनी, ये मैंने आपको बताया कि जैसे डॉलर से रुपए, रुपए से पाउंड अपन कन्वर्ट करा रहे हैं, तो ये किसके अंदर कंसिडर होगा, ये आपके कवर होगा सर्विस की डेफिनेशन में। ये हमारे इस केस में कंसेप्ट आपके बता रहा है। अब इसने कहा मनी, मनी की डेफिनेशन देखो ये रही, मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। तो मनी में इसने क्या कहा, इंडियन लीगल टेंडर, फॉरेन करेंसी, चेक, प्रॉमिसरी नोट, मनी में कवर है। तो मनी की डेफिनेशन में कवर है, तो ये आपकी डेफिनेशन क्या करनी है, आपको यहां पर सप्लाई की डेफिनेशन एक्सक्लूड करना है। दूसरा इसमें अपने आ रहा है अपने देखा बिल ऑफ एक्सचेंज, तो ये भी एक्सक्लूड करना होगा। तो ये आपके यहां पर जो उसने कहा बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, ये आपके यहां से मनी की डेफिनेशन से लिए, और मनी कहां पर बताइए एक्सक्लूड की गई है। तो आई थिंक आपको फर्स्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब अपन बात करते हैं सेकंड। अब सेकंड अपन बात करते हैं डिटरमाइन। सेकंड अपन बात कर रहे हैं वैल्यू ऑफ सर्विस टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज। तो देखो डियर, मैंने आपको बताया कि रिवर्स चार्ज के अंदर कौन सी सर्विस आपके टैक्सेबल होगी। तो यहां पर देखो एक तो जीटीए की सर्विस आ रही थी, और एक रेंट ऑफ द गोडाउन, जहां की हमने किसे लिया है, गवर्नमेंट में, या आपके म्युनिसिपैलिटी थे, या आपके लोकल अथॉरिटीज से अपन ने लिया गया है, तो वो आपके रिवर्स चार्ज के अंदर आपके आती है। तो अपन ने देखो ये रहा रिवर्स चार्ज में जीटीए की सर्विस जो कि 5% है, मैंने कहा 12% होती तो फॉरवर्ड चार्ज, 5% है रिवर्स चार्ज, क्लियर। रेंटिंग ऑफ गोडाउन प्रेमिसेस, तो ये सर्विस ली गई है किससे, म्युनिसिपल लोकल अथॉरिटी से, तो रिवर्स चार्ज में। लीगल सर्विस, लेकिन लीगल सर्विस मैंने कहा कि आपका बिलो, आपकी जो लिमिट है ना वो 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख से कम दिखाई दे रही है, तो ऐसे केस के अंदर ये आपके रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं करेगी। तो रिवर्स चार्ज में मेरा अमाउंट चला गया 35 और 40, तो टोटल हो जाएगा 75,000। टोटल कितना जाएगा 75,000, तो ये आपके आ जाएगा 75,000, आपका आंसर आ गया। तो आई थिंक ये भी आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया। मैंने कहा जीएसटी तो बहुत इजी है, और जीएसटी में टाइम बहुत कम लगता है, जो टाइम लगता है वो डायरेक्ट टैक्स में लगता है, डायरेक्ट टैक्स के क्वेश्चंस में, केस स्टडी में भी लगता है। जीएसटी अपने आप में मैंने कहा कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है और बहुत इजी सब्जेक्ट आपके रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन रेस्पेक्ट ऑफ द सेल्स ऑफ द पर्सनल कार, डिस्पोज ऑफ कंप्यूटर एंड स्टॉक ऑफ गुड्स, वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी। देखो जब अपन बात करते हैं पर्सनल कार पे मैंने आईटीसी नहीं लिया, तो आईटीसी नहीं लिया तो मैं उस केस में, जब मैं आईटीसी नहीं ले रहा तो वो मेरे को सप्लाई भी नहीं मानना, और जो आपके डिस्पोजल ऑफ गुड्स, इन दोनों पे मैंने आईटीसी नहीं क्लेम किया, नॉट टेकन आईटीसी, तो नॉट ए सप्लाई, तो सप्लाई नहीं मानना। लेकिन जिसके ऊपर मैंने आईटीसी क्लेम किया तो वो गुड्स को जब मैं सप्लाई कर रहा हूं तो वो मेरी सप्लाई के डेफिनेशन में आ जाएगा। वो कौन सा था, ये रहा, ही ऑल्सो गिव अवे स्टॉक ओल्ड कंज्यूमर, जो क्वेश्चन में दे रखा है, ये क्वेश्चन में दे रखी लाइन, और उस पर अमाउंट ₹75,000 मैंने उसके ऊपर आईटीसी क्लेम किया है, तो वो शेड्यूल 1 में चला गया, और शेड्यूल 1 में जाते हुए डिम्ड सप्लाई बन जाएगा, तो 75,000 आपका आंसर कंसीडर हो जाएगा। जिसपे मैंने क्या क्लेम कर लिया, आईटीसी ले लिया, और अब मैं उसकी सप्लाई कर रहा हूं, जैसे मैंने अनाथालय को दे दिया, तो भी वो मेरा क्या बन जाएगा, डिम्ड सप्लाई मान लिया। चाहे मैं पैसा चार्ज नहीं कर रहा हूं, फिर भी मेरे को उस पर डिम्ड सप्लाई मानते हुए जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। ये आपके इस केस में बताता है। तो आई थिंक ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अपन बात करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। किसकी बात कर रहा हूं, टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स की। तो सेक्शन 12(3) रिसीव बाय मिस्टर पशुपति, तो ऐसे केस में ये रिवर्स चार्ज में आ रहा था। रिवर्स चार्ज की बात कर रहा हूं, तो रिवर्स चार्ज में अंडर रिवर्स चार्ज मैंने आपको बताया था डेट ऑन विच गुड्स आर रिसीव, जब मैंने गुड्स रिसीव किया, कब किया, 1 मई को। डेट ऑन विच द पेमेंट इज रिकॉर्डेड, जब मैंने पेमेंट रिकॉर्ड किया बुक्स में सर वो था 6 जून, दे रखी क्वेश्चन में 6 जून, और 30 डेज के अंदर मैंने यहां पर इनवॉइस इशू नहीं किया, तो 31st डे ही मेरा क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो 5 मई से मैं 30 डेज इसमें जोड़ दो, 4 जून के करीब ये डेट आती है। विच अर्लियर, तो 1 मई इस केस में मेरा आंसर आ जाएगा। 1 मई
इस केस में मेरा आंसर कंसिडर हो जाएगा। तो आई थिंक आपके टाइम ऑफ सप्लाई में भी कोई इशू नहीं है। तो 12(3) के अकॉर्डिंग अपने टाइम ऑफ सप्लाई कंसिडर कर लिया, तो इसमें भी आपको कहीं डाउट नहीं होगा। अब आते हैं आगे, लास्ट, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। आईटीसी की बात कर रहा है, आईटीसी किस पे मिलेगा? आईटीसी एक्सेप्ट आईटीसी ऑन सर्विस टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज को छोड़ना है मैकेनिज्म दैट कैन बी क्लेम बाय मिस्टर पशुपति। तो पशुपति के केस में आपको मैंने कहा आईटीसी किस में मिलेगा? सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ब्लॉक रेट में नहीं है, तो इसका आईटीसी मिल जाएगा। और जो आपने लेबर्स को फूड एंड बेवरेज दिया गया है, तो वो आपके कोई स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट में नहीं था, वो कोई स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इस केस में वहां पर उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि फूड एंड बेवरेज आपके किसमें है? ब्लॉक रेट में। और आपके मोटर व्हीकल, ये भी आपके ब्लॉक रेट में है, लेकिन ये मोटर व्हीकल किस में काम आ रहा है? सर ये काम आ रहा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। तो ऐसे केस में जब वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में काम आ रहा है, तो मुझे उसका आईटीसी मिल जाएगा, उसका आईटीसी मुझे मिल जाएगा। तो आई थिंक आपको फर्स्ट केस स्टडी बिल्कुल समझ में आ गई होगी, बहुत सीधा सिंपल आपके ये दिखाई दे रही है। अब मैं बात करता हूं केस स्टडी नंबर 2। किसकी बात करते हैं? सेकंड केस स्टडी पे आते हैं। ये भी बहुत सीधा सिंपल केस स्टडी है, इसके ऊपर बात करते हैं। मिस्टर विट्ठल एंड कंपनी रजिस्टर्ड सप्लायर, ये भी क्या है? रजिस्टर्ड सप्लायर आपके दिखाई दे रहा है, रजिस्टर्ड सप्लायर अंडर जीएसटी इज डीलिंग इन सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, डीलिंग इन सप्लाई इन टैक्सेबल गुड्स इन द स्टेट ऑफ द कर्नाटका। कहां पर बता रहे हैं? कर्नाटका। द फर्म ऑफ द कंपोजिशन स्कीम, इसने क्या कर रखा है? कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रखी है, कंपोजिशन स्कीम। सिंस अप्रैल इट्स टर्नओवर क्रॉस द 1.5 CR, यानी 1.5 करोड़ को क्रॉस कर गया। 1.5 करोड़ को उसका टर्नओवर क्या कर गया? क्रॉस कर गया। तो इमीडिएटली उसको अब रेगुलर स्कीम में आना होगा, और रेगुलर स्कीम में आना होगा तो उसको विद इन द 30 डेज आपको क्या करना होगा? आपको आईटीसी क्लेम करने के लिए यहां पर डॉक्यूमेंट फर्निश्ड करना होगा। ऑन 9th May एंड हैज ऑप्टेड विड्रॉवल ऑफ द कंपोजिशन स्कीम, और उसको अपना विड्रॉवल करना होगा, आपका कंपोजिशन स्कीम वाला कंसेप्ट। विट्ठल एंड कंपनी सेंड गुड्स ऑन 10th June टू सूरी एंड कंपनी। किसको कर रहा है? टू सूरी एंड कंपनी। सेल्स एंड रिटर्न बेसिस, सेल्स एंड रिटर्न बेसिस। सूरी एंड कंपनी एक्सेप्टेड गुड्स वाइड द कंफर्मेशन मेल dated on 15th of December, dated on the 15th of December. The firm paid GST for the various item during the month of August. It comparison of the following. ये इस केस में आपके बता रहा है। GST paid on the input intend to be used for personal purpose 12,000। भैया पर्सनल पर्पज है, आईटीसी के बारे में सोचना भी नहीं है, पर्सनल यूज है। तो मैंने कहा पर्सनल पर्पस पे आईटीसी मिलता है, कभी नहीं मिलेगा, तो इसको क्रॉस कर दिया मैंने, क्रॉस कर दिया। इसके बाद आता है जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ मोटर व्हीकल फॉर बिजनेस यूज बीइंग टू व्हीलर हैविंग इंजन कैपेसिटी 25 सीसी 9,000। देखो मैं आपको एक सीधा सिंपल सी बात बता दूं, आपको व्हीकल को एक्सक्लूड कर रखा है आईटीसी के लिए। मैंने कहा ब्लॉक रेट में सेक्शन 17(5) में व्हीकल पे आईटीसी नहीं मिलता, लेकिन व्हीकल कौन सा होना चाहिए? 4 व्हीलर होना चाहिए। 4 व्हीलर सर, ये 2 व्हीलर है, पहली चीज तो 2 व्हीलर है, 2 व्हीलर बता रहा है, 2 व्हीलर। तो ये 2 व्हीलर है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। 2 व्हीलर कैसे? ऐसे, तो दिस आर 2 व्हीलर, तो 2 व्हीलर है ये इस केस में। तो 2 व्हीलर आपके आईटीसी के लिए एलिजिबल है जिसका इंजन कैपेसिटी 35 सीसी से कम है। तो ये 35 सीसी से कम है, ये 25 सीसी ही इस केस में बता रहा है। तो 9,000 है, तो इसका आईटीसी मिल जाएगा। मैं ग्रीन कर देता हूं इसको, आईटीसी मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा, जिससे आपको ध्यान रहेगा, आईटीसी मिल जाएगा। जीएसटी पेड ऑन द परचेज ऑफ कंप्यूटर 19,000। जीएसटी पोर्शन वाज इंक्लूडिंग एज ए पार्ट ऑफ द क्लेम ऑफ डेप्रिशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। यानी मैंने कहा कि यदि आपने जीएसटी कंपोनेंट पे डेप्रिशन क्लेम कर लिया तो आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। मैंने आईटीसी के चैप्टर में आपको पूरा एग्जांपल से बता रखा है। तो यदि आपने इस पे आईटीसी क्लेम कर लिया, यदि आपने इसके ऊपर आईटीसी क्लेम कर लिया, तो डियर जैसे ही मैंने इस पे आईटीसी क्लेम कर लिया तो मैं यहां पर जैसे ही मैंने डेप्रिशन क्लेम कर लिया तो मैं इसके लिए आईटीसी क्लेम करने के लिए एलिजिबल नहीं हूं। तो मैंने जैसे इस पे आईटीसी क्लेम कर लिया,
डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, सॉरी डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया तो मैं आईटीसी के लिए एलिजिबल नहीं हूं। जैसे मैंने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया तो मैं आईटीसी के लिए एलिजिबल नहीं हूं, तो 19,000 भी हट गया, सिर्फ 9,000 मेरा एलिजिबल होगा आईटीसी के लिए। अब आते हैं, ड्यूरिंग में विट्ठल एंड कंपनी हैज रिवर्स आईटीसी 10,000 फॉर नॉट मेकिंग पेमेंट टू द वेंडर, वेंडर को पेमेंट नहीं किया तो रिवर्स करना होगा विद इन द टाइम प्रेस्क्राइब्ड अंडर द सीजीएसटी एक्ट 2017। द पेंडिंग पेमेंट वाज क्लियर इन द मंथ ऑफ अगस्त, अगस्त मंथ में लेकिन पेमेंट करते हो तो जैसे ही आपने पेमेंट किया वैसे ही आप आईटीसी क्लेम करने के लिए एलिजिबल होते हो। तो जैसे आपने विद इन द 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं किया, आपको आईटीसी रिवर्स करना होगा, लेकिन इसने इसका पेमेंट कर दिया, पेमेंट मेड, तो आईटीसी आपको अवेलेबल दिखा, आईटीसी इज री अवेलेबल, क्योंकि रिवर्स करनी पड़ेगी विद इन द 180 डेज में नहीं पेमेंट करोगे तो आपको यहां पर आईटीसी रिवर्स करनी होती है। मैंने आपको बताया था कि यदि आपने 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं किया तो जो आईटीसी आपने क्लेम कर रखी है वो रिवर्स करनी पड़ेगी, लेकिन अब आपने इसका 180 डेज में पेमेंट कर दिया तो जो आईटीसी आपने ली है वो रिवर्स करनी थी, लेकिन जैसे ही पेमेंट किया गवर्नमेंट कहते हैं आप आईटीसी इमीडिएटली क्लेम कर सकते हो, तो मुझे इस 10,000 का आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा क्योंकि मैंने इसका पेमेंट कर दिया। यहां पर पेमेंट इज क्लियर, तो ये आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा। तो ये मैंने हाईलाइट आपके सामने कर दिया है। आगे लेते हैं, आगे आते हैं। हाँ जी, ड्यूरिंग में विट्ठल एंड कंपनी हैज रिवर्स आईटीसी 10,000 फॉर नॉट मेकिंग द पेमेंट टू वेंडर विद इन द टाइम प्रेस्क्राइब्ड अंडर द सीजीएसटी एक्ट 2017। द पेंडिंग पेमेंट वाज क्लियर, ये अपन कर लिए, उधर ही हो गया था ये, तो उसका अपन ने आईटीसी क्लेम कर लिया। अब आता है आउट ऑफ परचेज मेड आईटीसी अवेल ड्यूरिंग द अर्लियर मंथ्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन मेड अवेलेबल ऑफ द सितंबर, ये सितंबर मंथ के अंदर आपके दिखा रहा है। सप्लायर नेम XYZ ABC PQR, पेमेंट इज ड्यू, पेमेंट आपके क्या दिखाई दे रहा है, ड्यू फॉर द नंबर ऑफ डेज 165 डेज 199 और 99। रिलेटेड आईटीसी कंपोनेंट, आईटीसी उस पर कितनी दिखाई दे रही है, 13,000 15,000 एंड 20,000। अब मैंने कहा कि 180 डेज के अंदर आपको पेमेंट करना होता है, यहां पर पेमेंट ड्यू है और ये 180 डेज से ज्यादा गया तो भैया मेरे को आईटीसी इसका रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि 180 डेज का टाइमिंग है वो एक्सपायर हो गया है जी। तो जब मेरा 180 डेज का टाइमिंग एक्सपायर हो गया तो मुझे आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, आपको पता है। तो ऐसे केस में मुझे वो आईटीसी क्लेम कर रखी है 15,000 की, मुझे क्या करनी होगी, रिवर्स करनी होगी। ये चीज इस केस में बता रहा है। तो विट्ठल एंड कंपनी रिसीव अकाउंटिंग सर्विस फ्रॉम द रघु एंड कंपनी एंड एसोसिएट एंटरप्राइजेस। एसोसिएट एंटरप्राइजेस का मतलब क्या है, एक एंटरप्राइजेस तो टैक्सेबल टेरिटरी में है और एक एंटरप्राइजेस का है नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है, यानी आउटसाइड ऑफ इंडिया। तो सर्विस प्रोवाइडर कहां बैठा है, आउटसाइड ऑफ इंडिया, और सर्विस रिसिपिएंट कौन बैठा हुआ है, इंडिया में। तो सेक्शन 13(3) रिवर्स चार्ज लग जाएगा, और इस केस में मैंने कहा आपके टाइम ऑफ सप्लाई क्या मान जाएगी, डेट ऑन विच एंट्री ड्यूली मेड इन द बुक्स अकाउंट। बिल की बात जरूरत नहीं है, जिस दिन हमने बुक्स में की वो, या डेट ऑफ पेमेंट मेड विच इज अर्लियर आ जाएगा। कहां से ले रहे हैं, श्रीलंका, जो कि कहां है, आउटसाइड ऑफ इंडिया। रघु एंड कंपनी इशू इनवॉइस फॉर द सर्विस ऑन 1st of September which was entered by the Vittal and Company in the books of account 10th of October। तो इसने बुक्स में कब एंटर किया, 10th of October, एंड पेमेंट वाज मेड 30 of September, और पेमेंट कब कर दिया, 30 सितंबर। तो हमें आपके जिस दिन एंट्री की वो डेट या डेट ऑफ पेमेंट विच इज अर्लियर, आपके डेट इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई कंसिडर होगी। ऑल द सप्लाई रेफर्ड अबव इन इंट्रास्टेट, सारी की सारी सप्लाई इंट्रास्टेट के लिए बता रहा है, अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज कंडीशन स्पेसिफिक एप्लीकेबल फॉर द अवेलमेंट ऑफ द आईटीसी आर फुलफिल सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबव। और इसमें अब आपको चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अपन को लेना होगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं, तो विट्ठल एंड कंपनी नीड टू फर्निश द स्टेटमेंट containing detail of the stock input held in the furnishing goods on the withdrawal।
ऑफ कंपोजिशन स्कीम, जैसे वो कंपोजिशन स्कीम से किस में आएगा, रेगुलर स्कीम में जाएगा। तो जैसे ही वो कंपोजिशन स्कीम से रेगुलर स्कीम में जाएगा तो उसे विद इन द 30 डेज के अंदर अपना क्या करना होगा, डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। तो वो डेट कौन सी आएगी, 9 मई में मैं 30 डेज अपन बात करें तो ये आ जाएगा 8 जून। 30 डेज ऐड करूंगा 9 मई में, 30 डेज ऐड करूंगा तो मेरा आ जाएगा 8 जून। 30 डेज के अंदर अंदर मुझे ये क्या करना होता है, डिक्लेरेशन देना होता है। तो 9 जून को ये कंपोजिशन स्कीम से रेगुलर स्कीम में आने के लिए, क्योंकि इसका 1.5 CR का लिमिट क्रॉस किया, 1.5 CR का लिमिट क्रॉस किया, तो अब ये कंपोजिशन स्कीम में तो रह नहीं सकता, तो इसी किस में आना होगा सर, रेगुलर स्कीम में आना होगा। और रेगुलर स्कीम के अंदर अब आपको इससे एप्लीकेशन कब तक देनी होगी, 8 जून। आई थिंक आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नाउ सेकंड, इन रेस्पेक्ट ऑफ द गुड्स सेंट ऑन सेल्स और रिटर्न बेसिस, विटल एंड कंपनी सेल इशू द इनवॉइस। कब तक इनवॉइस इशू करना होगा, तो मैंने आपको कहा था यदि अप्रूवल बेस पे गुड्स भेजा है तो जब आपके बायर ने अप्रूवल दिया है, अप्रूवल दिया डेट ऑफ अप्रूवल या आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द 6 मंथ, जैसे आपके 6 मंथ एक्सपायर होंगे उससे नेक्स्ट डे ही आपके इस केस में डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस मान लिया जाएगा। तो डेट ऑफ अप्रूवल कब आ रहा है, 15 दिसंबर, और डेट ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द 6 मंथ, और एक्सपायरी कब हो रही है 6 मंथ, आपके 10 दिसंबर। तो विच अर्लियर 10 दिसंबर इस केस में आपका कंसिडर हो जाएगा। 10 दिसंबर इस केस में आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा। करेक्ट। चलिए आगे, बिल्कुल सर आगे चलते हैं। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ द एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट दैट कैन बी अवेलेबल बाय द विटल एंड कंपनी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। तो देखो, एक तो आपका 2 व्हीलर परचेज किया है तो मैंने कहा वो आईटीसी के लिए एलिजिबल है, और जो 10,000 का आपने पेमेंट कर दिया, पेमेंट मिस कर दिया, तो रिक्रेडिट हो जाएगा, आपको मिल जाएगा जो रिवर्स किया होगा आपने क्योंकि 180 डेज में आपने पेमेंट नहीं किया तो आपको आईटीसी रिवर्स करना होता है, और जैसे ही आप उसका पेमेंट कर देते हो तो आप आईटीसी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो 10,000 का आपको आईटीसी मिल जाएगा, तो आईटीसी इस केस में आ जाएगा 19,000 का आपको यहां पर आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। आते हैं आगे 2.4, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ आईटीसी ऑन रिवर्स फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। देखो, सितंबर मंथ में कौन सी आईटीसी रिवर्स करनी होगी, तो मैंने आपको कहा था कि ये देखो पूरा का पूरा टेबल दिया हुआ है आपके सामने, पूरा का पूरा टेबल दिया गया है, और इसने कहा कि बियॉन्ड द 180 डेज कौन सी डेट आ रही है, ये 165 है, 180 डेज के अंदर है, 180 डेज के अंदर है, ये 99 है तो 180 डेज के अंदर है, ये क्रॉस कर गई आपके 180 डेज को क्रॉस कर गई है डियर, तो आपको उसमें आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, और इस केस में 15,000 का आईटीसी आपको रिवर्स करने के लिए बताता है। तो मैं बात कर रहा हूं रिवर्स करने की, तो कितना अमाउंट रिवर्स करना पड़ेगा, 15,000 का अमाउंट सितंबर मंथ में रिवर्स करने के लिए बता रहा है। नाउ लास्ट सेकंड अपन बात करते हैं, इसके सेकंड का लास्ट अपन बात करते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई in respect of the service imported by विटल एंड कंपनी फ्रॉम द एसोसिएट एंटरप्राइजेस। तो एसोसिएट एंटरप्राइज के लिए मैंने बताया था जब आपने इसकी बुक्स में एंट्री की है वो डेट, या फिर पेमेंट किया है वो डेट, विच इज अर्लियर। पेमेंट को बुक्स में एंटर किया था 10 अक्टूबर को, और पेमेंट के लिए डेट बता रहा है 30 सितंबर। ये देखो क्वेश्चन में 30 सितंबर बता रहा है आपके लिए। आप आओगे तो पेमेंट आपने किया 30 सितंबर और बुक्स में एंटर किया 10 अक्टूबर, तो ये चीज इस केस में बता रहा है। तो मेरे लिए डेट कौन सी, विच अर्लियर 30 सितंबर, ये डेट आपके आ जाएगी। ये आपका प्रोविजन मैंने आपको लिख रखा है जो बुक्स में दे रखा है, जिस दिन बुक्स में एंट्री की वो डेट या फिर पेमेंट किया वो डेट, विच इज अर्लियर इस केस में आपके बता रहा है। तो आई थिंक आपको ये प्रोविजन भी क्लियर हो गया होगा। तो केस स्टडी 2 भी आपके क्लियर हो गई। अब आते हैं आगे केस स्टडी नंबर 3। केस स्टडी नंबर 3 पे मैं आता हूं। मैसर्स ट्रिम्बर्ग एंड कंपनी, क्या है, एलएलपी है, क्या है जी, एलएलपी, एलएलपी, रजिस्टर्ड डीलर अंडर द जीएसटी, एंगेज इन द वेरियस टाइप ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी, इट प्रोवाइड द जीटीए सर्विस टू द गवर्नमेंट, और वो जीटीए सर्विस प्रोवाइड कर रहा है गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट, रजिस्टर्ड जीएसटी फॉर द प्रोवाइडिंग द वेरियस सर्विस। देखो गवर्नमेंट को यदि आपने जीएसटी नंबर केवल ओनली
यदि सेक्शन 51 के लिए लिया है, ओनली 51 के लिए लिया है, तो उसे रिवर्स चार्ज में टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका गवर्नमेंट ने वेरियस सर्विस के लिए आपके जीएसटी नंबर लिया है, तो गवर्नमेंट पे भी इस पे रिवर्स चार्ज लग जाएगा, ये ध्यान रखना है। लेकिन मैंने वहां पर कहा था कि यदि गवर्नमेंट है, उसने यदि आपके जीएसटी नंबर सिर्फ और सिर्फ लिया है ओनली फॉर डिडक्शन ऑफ द टीडीएस अंडर सेक्शन 51 के अंदर, टीडीएस डिडक्ट करने के लिए लिया है, तो डियर वो रिवर्स चार्ज के अंदर आपके लायबल नहीं होगा, वो रिवर्स चार्ज में आपके लायबल नहीं होगा। ये चीज इस केस में आपके बताता है। तो अब हम बात करते हैं द फर्म प्रोवाइडिंग द सर्विस ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग एजेंसी, डीसीए सर्विस टू द एनबीएफसी लोकेटेड इन द मुंबई। एक तो यहां क्या है, द फर्म प्रोवाइडिंग द सर्विस टू द डायरेक्ट सेलिंग एजेंसी, डीएसए, जैसे डीएसए होते हैं ना, उसकी सर्विस प्रोवाइड करता है टू एनबीएफसी लोकेटेड इन द मुंबई। द फर्म ऑल्सो प्रोवाइड द गिफ्ट टू ईच ऑफ इट्स एम्प्लॉय वैल्यू ₹50,000 वंस इन ए फाइनेंशियल। देखो 50,000 से ज्यादा होनी चाहिए, वैल्यू एक्सीड होनी चाहिए 50,000। तो ये कह रहा है द फर्म ऑल्सो प्रोवाइडिंग गिफ्ट टू ईच ऑफ इट्स एम्प्लॉय वैल्यू 50,000 वंस इन द फाइनेंशियल, पूरे साल में 50,000 किलोमीटर। टिम्बक एंड कंपनी लेट आउट इट्स वेयर हाउस, लेट आउट किसको किया टिम्बक ने, मिस्टर ग्रुशनेस हु इज द टर्न लेट आउट एन एग्रीकल्चरिस्ट, और उसने उसको किसको लेट आउट कर दिया, ट्रम्बक ने किसको दिया, ट्रम्बक ने दिया ग्रुशनेस को दिया, और इसने दिया एग्रीकल्चरिस्ट को। तो ये तो एग्जाम में जाएगा, लेकिन ये तो लेट आउट किया, तो ये तो टैक्सेबल होगा, क्योंकि इसने तो किसको दिया है, ग्रुनेश को दिया है। तो ग्रुनेश को दिया गया है, तो ये आपके लेट आउट किया गया है, तो ये तो टैक्सेबल सप्लाई का ही पार्ट माना जाएगा। अब इस केस में कह रहा है कि द फर्म ऑल्सो अंडरटेक ए मिलिंग ऑफ द पेडी, मिलिंग ऑफ पेडी ये टैक्सेबल होती है। मिलिंग ऑफ पेडी क्या होती है, टैक्सेबल होती है। मिलिंग ऑफ पेडी क्या होती है सर, टैक्सेबल होती है, टैक्सेबल होती है। मिलिंग ऑफ पेडी क्या होती है, टैक्सेबल होती है, ध्यान रखना है। इनटू राइस ऑफ द वेरियस एग्रीकल्चर, द फर्म वाज सर्व विद एन ऑर्डर बाय द जीएसटी अथॉरिटी डिमांडिंग टू पे जीएसटी ऑफ 2 काउंट, demand to pay GST of ₹45,000 of the suppression of the sales figure in the month of return। देखो मैंने कहा जब फ्रॉड का मैटर हो और सप्रेशन ऑफ फैक्ट का मैटर है, तो आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। आपको ब्लॉक रेट में भी मैंने बताया था, यदि आपने कोई फ्रॉड किया है, या फिर आप सप्रेशन ऑफ द सेल्स, यानी आपका सेल्स का फिगर छुपा रहे हो, डुबा रहे हो, सेल्स की मैंने छुपा के रख दिया पैसा, तो अब क्या मैं उस पे जीएसटी पे कर रहा हूं तो उस पे मैं आईटीसी क्लेम कर सकता हूं? ना बाबा ना, उस पे मैं आईटीसी नहीं ले सकता, क्योंकि ये क्या मैटर किसका है, फ्रॉड का मैटर है। तो आईटीसी उसी पर्सन को मिलता है जो रीजनेबल जेन्युइन पर्सन होता है। तो यहां आपने फ्रॉड का मैटर दिखाई दे रहा है, सप्रेशन ऑफ फैक्ट का मैटर दिखाई दे रहा है, तो आप आईटीसी नहीं ले सकते सर, नहीं ले सकते। ये इस केस में आपके बताता है। और डिमांड टू पे 55,000 ऑफ द फ्रूडेंटली ऑब्टेन रिफंड ऑफ जीएसटी, और ये भी गलत तरीके से आपने लिया, फ्रॉडेंटली गलत तरीके से फ्रॉड करके लिया है। तो आईटीसी भूल जाना, कभी भी आईटीसी नहीं मिलेगा, नो आईटीसी, आपको आईटीसी नहीं मिलता। फ्रॉड का मैटर है, सप्रेशन ऑफ सेल्स का मैटर है, तो आईटीसी नहीं मिलेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है जी। फर्दर इन ए पर्टिकुलर मंथ द जीएसटी लायबिलिटी ऑफ द फर्म वाज 20,000, जीएसटी लायबिलिटी कितनी आ रही है 20,000, आईजीएसटी है 10,000 एंड 10,000 सीजीएसटी। एसजीएसटी 10,000 आपके आ गया। द फॉलोइंग क्रेडिट वर अवेलेबल इन द सेड मंथ, और एक रेट बता रखा है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर की। अपन बात करें इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर 8,000, 12,000 एंड 5,000। ऑल द अमाउंट गिवन अबव एक्सक्लूसिव ऑफ द टैक्स, यानी जीएसटी से बाहर है सारे टैक्स, जीएसटी अलग से लगाना है। वेदर एप्लीकेबल ऑल द सप्लाई रेफर्ड अबव इन इंट्रा स्टेट, यानी सारी सप्लाई क्या है, अबव इंट्रा स्टेट सप्लाई है। सीजीएसटी और एसजीएसटी की बात करेगा। स्पेसिफाइड अदरवाइज कंडीशन फॉर अवेलिंग द आईटीसी फुलफिल सब्जेक्ट टू द इंफॉर्मेशन गिवन अबव। तो ये चीज इस केस में आपके बता रहा है। अब डियर इसमें मैं बात करता हूं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ये करेक्ट स्टेटमेंट उठाना है, करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसने कहा गया जीटीए सर्विस गवर्नमेंट लायबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि उसने जीएसटी नंबर लिया ही क्यों है, क्योंकि यहां पर जीएसटी नंबर आपने लिया है फॉर वेरियस टाइप ऑफ द एक्टिविटीज।
नॉट फॉर ओनली टीडीएस पर्पस, तो इसलिए ये आपके एलिजिबल हो गया। अब आइए आगे, DSA सर्विस, एनबीएफसी इज लायबल टू पे अंडर रिवर्स चार्ज, नो इसमें नहीं आएगा। जीटीए सर्विस ट्रिम्बर्ग एंड कंपनी लायबल टू पे जीएसटी अंडर द फॉरवर्ड, नहीं रिवर्स चार्ज में आती है, तो ये भी गलत हो गया। फॉर डीएसए सर्विस ट्रिम्बर्ग एंड कंपनी लायबल टू पे जीएसटी फॉरवर्ड चार्जेस, करेक्ट, ये ही करेक्ट है। तो फर्स्ट और फोर्थ करेक्ट है, फर्स्ट और फॉरवर्ड करेक्ट है, बाकी के ये सेकंड और थर्ड इनकरेक्ट है। तो इसने करेक्ट पूछा है तो सी आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ। गिफ्ट ऑफ ₹50,000 वैल्यू प्रोवाइडेड बाय द टिम्बक एंड कंपनी ऑफ ईच ऑफ द इट्स एम्प्लॉय विल बी। तो देखो वो गिफ्ट आपके शेड्यूल 1 में जाता है, लेकिन एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गिफ्ट 50,000 से एक्सेस होनी चाहिए। एम्प्लॉय को जो दिया गया है वो 50,000 से एक्सेस है, तो सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है, सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है, बोथ सप्लाई एंड गुड्स एंड सर्विस नहीं है, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, क्योंकि शेड्यूल 1 डिम्ड सप्लाई की बात करता है, शेड्यूल 1 डिम्ड सप्लाई की बात करता है। जब वैल्यू ऑफ गिफ्ट प्रोवाइड टू एम्प्लॉय एक्सीडिंग ₹50,000 होगा तो उस केस में वो सप्लाई की डेफिनेशन में कंसीडर किया जाएगा। तो यहां ये स्टेटमेंट आपके हो गया डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, इसमें आते हैं। तो इसमें आपके करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो अपन बात करते हैं लेटिंग आउट ऑफ वेयर हाउस ऑफ द गुरुनेश इज एग्जाम्प्ट, नो एग्जाम्प्ट, गलत है, क्योंकि मैंने कहा यहां पर आप देखो गुरुनेश को दिया गया है और गुरुनेश ने एग्रीकल्चरिस्ट को दिया है, तो हमने तो किसके टेम्बुकर ने गुरुनेश को दिया है, तो गुरुनेश के लिए तो टैक्सेबल है। मिलिंग ऑफ पेडी इनटू राइस इज एग्जाम्प्ट, नहीं भाई टैक्सेबल है तो टैक्सेबल है, कैसे एग्जाम्प्ट बोल रहा है, नहीं है। लेटिंग आउट ऑफ द वेयर हाउस द गुरुनेश इज नॉट एग्जाम्प्ट, करेक्ट, टैक्सेबल है, करेक्ट है, ये सही है। मिलिंग ऑफ पेडी राइस इज नॉट एग्जाम्प्ट, यह टैक्सेबल है, तो आपके थर्ड एंड फोर्थ आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक ये भी आपका 3.3 भी करेक्ट आंसर है। आगे लेते हैं, मिस्टर टिम्बक एंड कंपनी एलिजिबल टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी आपका आईटीसी क्लेम करने के लिए एलिजिबल होगा ऑफ कितने अमाउंट का, तो मैंने कहा जो रिसीव किया है वो फ्रॉड और सप्रेजन ऑफ फैक्ट का मैटर है, तो इसमें कोई आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, तो कोई आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। फ्रॉड एंड सप्रेजन ऑफ द सेल्स का मैटर था, तो कोई आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। कंप्यूट द जीएसटी पेबल, जीएसटी लायबिलिटी ऑफ द फर्म टू बी पेड इन कैश, कितना कैश में पेमेंट करना पड़ेगा। तो देखो आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाऊँ जी, पहले इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाऊँ मैं। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में मेरे पास आईजीएसटी है 8,000, सीजीएसटी है 12,000 और एसजीएसटी है 5,000, और आउटपुट जीएसटी मेरे पास कितना बता रहा था, उसमें 20,000, 10,000 एंड 10,000। तो आईटीसी 8,000, ये रहा इनपुट उठा के पूरा का पूरा क्रेडिट लेजर का सेट कर दो अपने अपने रेस्पेक्टिव रेट में, 8,000, 12,000 एंड 5,000। यहां आईजीएसटी बच गया, बैलेंस बच गया मेरे पास 12,000। ये क्रेडिट मेरे पास सीजीएसटी की बची हुई और सीजीएसटी की क्रेडिट आप यूटिलाइज कर सकते हो आईजीएसटी के अंदर, आईजीएसटी में यूटिलाइज हो सकता है। तो ये 2,000 बच गया, तो मैं इसमें ऐड कर लूं, तो ये एडजस्ट किया तो बच गया, तो मेरा यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से कितना पेमेंट करना है, 10,000, तो ये हो जाएगा नील। इधर आपके 5,000 थी, तो 5,000 आपके बैलेंस बच गया, तो ये 5,000 आपको कैश पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। तो ये हमारे इस केस में कंसेप्ट आपके बता रहा है। तो आई थिंक तीनों केस स्टडी मैंने आपको करा दी, तो बहुत इजी वे में आपको केस स्टडी आ गई, और मैंने कहा ये सारा का सारा पीडीएफ आपको प्रॉपर वे में आपको सॉल्यूशन के साथ, विद सॉल्यूशन के साथ आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फटाफट आपको चेक करने में, सॉल्व करने में, ऑब्जेक्टिव को पढ़ने में आपकी हेल्प करेगा। और ये मैंने कहा आपको अवेलेबल हो जाएगा वीएसआई की ड्राइव के ऊपर आपके अवेलेबल है, तो आप वीएसआई के ड्राइव का लिंक आप क्या कर लो, उसको यहाँ पर ज्वाइन कर लो, तो इससे क्या हो जाएगा कि जो भी आपके अपडेट्स भी आएंगे वो भी आपके ऐड होते रहेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 आइए। मिस्टर चंचल एक डॉक्टर, क्या है जी, डॉक्टर की सर्विस तो एग्जाम्प्ट होती है। डॉक्टर तो मैंने कहा कि आप कोरोना में पता है भगवान होते हैं, डॉक्टर को भगवान बना गया है, तो भगवान के ऊपर जीएसटी कैसा, तो उन्होंने कहा डॉक्टर की सर्विसेज एग्जाम्प्ट होती हैं, कंसल्टेंसी वगैरह एग्जाम्प्ट होती है।
हैविंग इन ए पेशेंट फैसिलिटी इन हर हॉस्पिटल इज ए रजिस्टर्ड पर्सन, और वो रजिस्टर्ड भी है, रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी। सी अवेल द इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस फ्रॉम हर स्पाउस। स्पाउस से ले रहा है तो स्पाउस तो क्या होगा, रिलेटिव हो गया जी, रिलेटिव। विदाउट एनी कंसिडरेशन बीइंग पेड। सी ऑल्सो अवेल ITC रिलेटेड सर्विस फ्रॉम हर सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ विदाउट कंसिडरेशन, तो सिस्टर इन लॉ रिलेटिव होती है क्या? मैंने कहा सिस्टर इन लॉ रिलेटिव नहीं होती। रिलेटिव में कौन होता है? मैंने कहा स्पाउस, चिल्ड्रन वेदर डिपेंडेंट और नॉट। और फिर उसके बाद ये कहता है ये फॉलोइंग पर्सन आपके रिलेटिव की पर्सन की डेफिनेशन में आ जाएंगे। कौन कौन? मैंने कहा ब्रदर है, सिस्टर है, पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है, बट दे आर फुल्ली होली एंड मैनली डिपेंडेंट ऑन द SC, तो ही वो रिलेटेड की डेफिनेशन में आते हैं, अदरवाइज कोई रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में नहीं आते हैं। तो यहां पर सिस्टर इन लॉ आपके रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में नहीं है, तो नॉट रिलेटेड, नॉट ए रिलेटिव। विदाउट एनी कंसिडरेशन लिया है तो कोई इशू नहीं है, आपके रिलेटेड नहीं है तो रिलेटिव नहीं है तो कोई इशू नहीं है। बोथ सर्विस वर पर्पस ऑफ हर प्रोफेशन। मिस्टर चंचल प्रोवाइड द ट्रीटमेंट ऑफ द वेरियस डिजीज इन हर हॉस्पिटल, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सी ऑल्सो प्रोवाइड द फॉलोइंग सर्विस इन हर हॉस्पिटल। और ये आपके हॉस्पिटल में सर्विस ये प्रोवाइड कर रही है, ये आपके हॉस्पिटल में सर्विस प्रोवाइड कर रही है। थोड़ी देर अपन बात करें इसमें प्लास्टिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी मैंने आपको बताया था, यदि आप प्लास्टिक सर्जरी कर रहे हो और इसने क्या है, टू एनहेंस द ब्यूटी ऑफ द फेस, फेस की ब्यूटी को एनहेंस करने के लिए है, तो मैंने कहा भैया इस तो टैक्सेबल सप्लाई मानी जाएगी, टैक्सेबल सप्लाई है। यदि आपके, मैंने कहा कि आप प्लास्टिक सर्जरी करते हो, जैसे मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसे रीस्टोर करने के लिए आपके की जा रही है, तो वो एग्जाम्प्ट होती है। या मैंने कहा था कोई बच्चा है जन्मजात, उसके अंदर कोई डिफिकल्ट आ गई, जैसे उसके होंठ वगैरह फटे हुए हो गए, तो उसकी प्लास्टिक सर्जरी करके उसको सही किया जा रहा है, रेक्टिफाई किया जा रहा है, वो प्लास्टिक सर्जरी की सर्विस एग्जाम्प्ट होती है। लेकिन ये तो ब्यूटी को एनहेंस करने के लिए की जा रही है, तो वो प्लास्टिक सर्जरी टैक्सेबल है, तो ये टैक्सेबल आपके दिखाई देगी। एम्बुलेंस सर्विस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पेशेंट्स, आपको मैंने बताया कि एम्बुलेंस सर्विस है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट्स एग्जाम्प्ट है। रेंटिंग ऑफ द स्पेस टू रन द मेडिकल स्टोर इन द हॉस्पिटल प्रेमिसेस, ये आपके टैक्सेबल। सी इज ऑल्सो कंसल्टेंट इन द अदर हॉस्पिटल, और दूसरे हॉस्पिटल में कंसल्टेंसी देने रही है, एंड रिसीव 40,000 एज ए कंसल्टेंसी फी फ्रॉम अदर हॉस्पिटल। लेकिन कंसल्टेंसी फीस किससे आ रही है? डॉक्टर से आ रही है, तो क्या होगी? एग्जाम्प्ट होगी, क्योंकि ये डॉक्टर है, डॉक्टर की कंसल्टेंसी फीस है, भैया डॉक्टर है, तो 40 लाख का अमाउंट पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? एग्जाम्प्ट हो जाएगा। 40 लाख का अमाउंट एग्जाम्प्ट है। फर्दर सी ऑल्सो प्रोवाइड कैंटीन फैसिलिटी एंड रिसीव 55,000 फ्रॉम इन पेशेंट। देखो कैंटीन की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है और उससे 55,000 रुपए का अमाउंट मिल रहा है, एग्जाम्प्ट होगा, क्योंकि पेशेंट जो वहां पर एडमिटेड पेशेंट है उनसे यदि आपके खाने का अमाउंट लिया जाता है, कैंटरिंग का अमाउंट लिया जाता है जो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है, एग्जाम्प्ट है। लेकिन यदि कोई बाहर के पर्सन खाते हैं या जो पेशेंट एडमिट नहीं है, वो यदि आपके फूड लेते हैं तो उनके लिए वो टैक्सेबल सप्लाई में कंसीडर की जाती है। मैं आपको एग्जम्पशन वाले चैप्टर में करा चुका हूं, एग्जामिनेशन वाले चैप्टर में आपको डिटेल से करा चुका हूं। 35,000 फ्रॉम द पेशेंट हु आर नॉट एडमिटेड, देखो एडमिटेड नहीं है तो टैक्सेबल है, एंड 25,000 फ्रॉम द विजिटर फ्रॉम द सेम फैसिलिटी, और विजिटर्स के लिए तो टैक्सेबल है। तो टैक्सेबल अमाउंट कितना हो गया? 35 एंड 25 60,000 का कैटरिंग का अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। जो एडमिटेड पेशेंट है उनसे यदि लिया जा रहा है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। सी फाइल्ड GSTR 3B फॉर द मंथ ऑफ जून एंड सम एरर, और कुछ एरर के साथ फाइल कर दी। सी फाइल्ड ए एनुअल रिटर्न फॉर द सेड फाइनेंशियल ईयर 31st of October of the next year, whereas the due date of the said annual return is the 31st of December। देखो एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट तो 31st अक्टूबर होती है,
लेकिन जो जीएसटीआर 3B की रिटर्न जो एक्सटेंड होकर 31 अक्टूबर हो गई, जो इस केस में आपके बता रहा है, प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द डिपार्टमेंट कैंसिल्ड द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ मिसेस चंचल फॉर सू मोटो। ओ, डिपार्टमेंट ने सू मोटोस का कैंसिलेशन भी कर दिया। ऑन जुलाई 31 ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन वाज पास एंड सर्व ऑन 5th ऑफ अगस्त, और ऑर्डर उसका कब पास हुआ? 5th ऑफ अगस्त को। तो अपन को तो डेट ऑफ ऑर्डर जो सर्व हुआ है वो डेट आपको इसमें कंसिडर करना होगा। सी अप्लाइड फॉर द रिवोकेशन ऑफ द सेम, गॉट फॉर द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिवोक, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो रिवोक किया है उसके लिए बता रहा है। All the amount given above are exclusive of the tax, about all the exclusive of tax where applicable, all the supply referred above in intrastate supply आपको बता रहा है। Otherwise, from the information given above, choose the most appropriate answer in the following questions, और फिर उसको आपको most appropriate answer आपको चेक करने के लिए बता रहा है। Which of the following is the correct statement as per the provision of CGST Act 2017? तो which of the following, कौन सा स्टेटमेंट आपके लिए सही होगा? तो सर्विस अवेल फ्रॉम द स्पाउस इज ए डीम्ड सप्लाई, जैसे अपन बात करते हैं सर्विस अवेल फ्रॉम हिज स्पाउस इज ए डीम्ड सप्लाई, करेक्ट, डीम्ड सप्लाई होगा क्योंकि रिलेटिव है। स्पाउस क्या है? रिलेटिव, ये क्या है? रिलेटिव, तो रिलेटिव से ली गई तो डीम्ड सप्लाई मानी जाएगी, करेक्ट है। सर्विस अवेल फ्रॉम द सिस्टर इन लॉ इज ए डीम्ड सप्लाई, नो, ये नॉट ए रिलेटिव, ये रिलेटिव नहीं है, नॉट ए रिलेटिव, नॉट रिलेटिव। मैं ऐसे लिख देता हूं आपके लिए इजी रहेगा, नॉट रिलेटिव। ये इतना लंबा हो जाएगा, आपको देखने में दिक्कत आएगी। तो ये क्या हो गया? डीम्ड सप्लाई, तो नॉट ए रिलेटिव, नॉट इज ए डीम्ड सप्लाई मान लीजिए। सर्विस अवेल फ्रॉम द स्पाउस नॉट ए डीम्ड टू बी सप्लाई, ये सप्लाई नहीं होगी। सर्विस अवेल फ्रॉम द सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ इज नॉट ए डीम्ड सप्लाई, यस। तो ये आपके पॉइंट नंबर फर्स्ट और पॉइंट नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं 4.2, कंप्यूट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ कैंटीन। कैंटीन की बात कर रहा है, कैंटीन की सर्विस प्रोवाइड बाय मिसेस चंचला। तो चंचला के लिए अपने कैंटीन की देखी थी। देखो आपके जो पेशेंट जो कि एडमिट नहीं है, उनसे चार्ज किया जा रहा है 25,000 और विजिटर से लिया जा रहा है 35,000, तो टोटल अमाउंट हो गया 60,000। तो डियर आपका आंसर हो गया सी 60,000, तो आपका आंसर हो जाएगा सी 60,000, आई थिंक करेक्ट है। मिसेस चंचला शुड हैव अप्लाइड फॉर द रिवोकेशन ऑफ द कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बाय कब? जब उसको ऑर्डर सर्व हुआ था, सर 5th ऑफ अगस्त को, उसके 30 डेज के अंदर रिवोकेशन की एप्लीकेशन लगानी है। यानी आपके 5th ऑफ अगस्त में 30 डेज में जोड़ूंगा तो 4th ऑफ सितंबर ये डेट इसमें आ जाएगी। तो 4th ऑफ सितंबर इस केस में आपके आंसर दिखाई दे रहा है, 4th ऑफ सितंबर इस केस में आंसर आपके आता है। आगे लेते हैं, मैक्सिमम टाइम परमिसेबल फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ द एरर। तो देखो रेक्टिफिकेशन का एरर रेक्टिफाई करने के लिए मैंने आपको बताया था 30 ऑफ सितंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, 30 ऑफ सितंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, और एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। अब यहाँ आपको सितंबर वाली रिटर्न कब जा रही है? 31 ऑफ अक्टूबर को, और एनुअल रिटर्न की डेट क्या है? 31 ऑफ दिसंबर। तो इसने कहा एनुअल रिटर्न कब फाइल कर दी? 20 ऑफ अक्टूबर, जैसे अपन फाइल करने के लिए बता रहा है। तो विच एवर इज अर्लियर 20 ऑफ अक्टूबर इस केस में आपका आंसर रह जाएगा। 20 ऑफ अक्टूबर इस केस में आंसर आपके आ जाएगा, ये चीज इस केस में बता रहा है। तो मैंने आपको बता रखा है सितंबर वाली रिटर्न कब जाती है? आपके 20 ऑफ अक्टूबर। हमेशा आपको बता रखा है जीएसटीआर 3B कब जाती है? नेक्स्ट मंथ की 20th डे। तो यहां पर सितंबर वाली जो ये डेट है, सितंबर वाली डेट है, उसके लिए रिटर्न फाइल तब करनी है 20 ऑफ अक्टूबर। और इस केस के अंदर यहां पर इसने कहा गया कि एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट क्या है? 31 ऑफ दिसंबर, जबकि इसने कब तक फाइल की है? 31 ऑफ अक्टूबर तक फाइल कर दी। लेकिन विच इज अर्लियर 20 ऑफ अक्टूबर। तो आपका आंसर क्या जाएगा? 20 ऑफ अक्टूबर आपका इस केस में आंसर दिखाई दे जाएगा। तो 20 ऑफ अक्टूबर ये इस केस में आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट, डिटरमाइन विच द फॉलोइंग सर्विस आर प्रोवाइड बाय मिसेस चंचला एंड हर हॉस्पिटल।
इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, तो जीएसटी से एग्जाम्प्ट बता रहा है, एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। तो देखो अपन प्लास्टिक सर्जरी टैक्सेबल है, ये तो भैया टैक्सेबल होनी है। जैसे अपन बात करते हैं एग्जाम्प्ट कौन सी होगी, तो उसके हिसाब से अपन बात करते हैं कि एग्जाम्प्ट कौन सी रहेगी। तो अपन बात कर लें इसमें कि किस तरह से आपके बता रहा है। तो प्लास्टिक सर्जरी तो आपके एनहांस द ब्यूटी तो टैक्सेबल है, बिल्कुल टैक्सेबल है। एम्बुलेंस सर्विस मैंने बताई थी एग्जाम्प्ट है, पेशेंट के लिए है तो भैया एग्जाम्प्ट है। नाउ रेंटिंग ऑफ स्पेस ऑफ रन ऑफ मेडिकल स्टोर इन द हॉस्पिटल प्रेमिसेस टैक्सेबल, सर टैक्सेबल कराया है। कंसल्टेंट सर्विस बाय सेंचर टू अदर हॉस्पिटल, डॉक्टर की सर्विस दे रही है तो भैया एग्जाम्प्ट है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ ये दोनों गलत, तो कौन सा आंसर गया? तो ये इस केस में आपके बता रहा है। तो अपन बात करते हैं एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, तो एग्जाम्प्ट कौन कौन सी होगी इसमें? तो अपन बात करते हैं, आंसर हो गया एम्बुलेंस सर्विस, दिस वन, सॉरी ये एम्बुलेंस सर्विस एग्जाम्प्ट हो गई, एंड दिस वन, ये तो प्लास्टिक सर्विस तो टैक्सेबल हो गई। तो सेकंड एंड फोर्थ करेक्ट, क्योंकि यही दो एग्जाम्प्टेड, दिस वन एंड दिस वन। चले जाके लास्ट अपन जैसे बात करें, आज का अपन 5 केस स्टडी ले रहे हैं, तो लास्ट वाली केस स्टडी है मेसर्स वसाली एंड कंपनी ए पार्टनरशिप फॉर्म। क्या है ये? ध्यान से देखो, पार्टनरशिप फॉर्म बोल रहा है। इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द इक्विपमेंट, क्या बना रही है? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग अंडरलाइन कीजिएगा, ऑफ इक्विपमेंट इन द स्टेट ऑफ द केरला। क्योंकि मैंने आपको बताया था कंपोजिशन स्कीम के अंदर यदि मैन्युफैक्चरर है तो 0.5% ऑफ द टर्नओवर, और टर्नओवर कौन सा लेते हैं? टोटल टर्नओवर, एग्जाम्प्टेड और टैक्सेबल, एग्जाम्प्टेड और टैक्सेबल। लेकिन यदि रिटेलर है तो सिर्फ टैक्सेबल टर्नओवर का 0.5% उसे पे करना होता है। तो ये चीज ध्यान में रखना। तो उसने कहा मैन्युफैक्चरर है तो इसको हाईलाइट कर लो, क्योंकि इसमें टैक्सेबल और एग्जाम्प्टेड दोनों का टर्नओवर पे जीएसटी आपको कंपोजिशन स्कीम में देना होगा। द फर्म बिकम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 10th ऑफ जुलाई। कब लाइबल हुआ रजिस्ट्रेशन के लिए? रजिस्ट्रेशन ऑन बिकम लाइबल 10th ऑफ जुलाई। इट अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑन 10th ऑफ अगस्त। अब देखो 10th ऑफ जुलाई को तो इसे 9th ऑफ अगस्त देना होगा विद इन द 30 डेज, तब तो रजिस्ट्रेशन नंबर उस दिन मिलेगा जिस दिन वो लाइबल हुआ था। लेकिन यदि 30 डेज के अंदर उसने एप्लीकेशन नहीं दी, 30 डेज के अंदर उसने एप्लीकेशन नहीं दी, तो आपको रजिस्ट्रेशन जिस दिन ग्रांट हो रहा है वो डेट मिलेगी। तो ये आफ्टर 30 डेज है, आफ्टर 30 डेज, क्योंकि 9th ऑफ अगस्त ही आना चाहिए था। तो ये 30 डेज के बाद है, तो जिस दिन आपको सर्टिफिकेट ग्रांट हो रहा है वो डेट लेनी होगी। तो ग्रांट ऑफ द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो इस केस में 14th ऑफ अगस्त ये डेट आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे आएगी, 14th ऑफ अगस्त, क्योंकि आफ्टर 30 डेज है इसमें। द फर्म रिसीव स्पॉन्सरशिप सर्विस फ्रॉम लेजर ट्रेड बाय प्राइवेट लिमिटेड से आपके स्पॉन्सरशिप सर्विस आपके ले रही है, जो कि रिवर्स चार्ज में दिखाई देती है। फॉर कंडक्टिंग ए बिजनेस एक्सपो इन रिसीव ए कंसाइनमेंट फ्रॉम द मैसर सेफ लॉजिस्टिक GTA विच चार्ज 6%। अब ये देखो GTA 6% चार्ज कर रहा है, CGST और SGST, दिस मीन्स ये GTA फॉरवर्ड चार्ज में है, फॉरवर्ड चार्ज। अब आप कहोगे सर आपने फॉरवर्ड चार्जेस कैसे माना? क्योंकि एट द रेट ऑफ 6% CGST की बात कर रहा है एंड SGST 6%, यानी 12% वाली रेट में आ गया। तो ये 12% वाली रेट में है तो फॉरवर्ड चार्ज है, करेक्ट? आपको समझ में आ गया? For its service, it also receive service security service from promote security agency private limited से आपको सर्विस इसने ली है। The firm has opt, कंपनी ने क्या लिया या फर्म ने क्या लिया? opt composition levy and its turnover for the क्वार्टर एंडिंग सितंबर, जैसे अपन बात करते हैं, वाज 14 लाख, कितना रहा है? 14 लाख, और उसका बाइफरकेशन दिया है उसने, आउट ऑफ विच टैक्सेबल सप्लाई इज दैट अमाउंट 10 लाख,
टैक्सेबल कितना है 10 लाख और एग्जम्प्टेड कितना है 4 लाख। लेकिन मैंने कहा ये मैन्युफैक्चरर है, उसको तो टोटल टर्नओवर के साथ बात करनी होगी। मैन्युफैक्चरर है तो उससे टोटल टर्नओवर के साथ बात करनी होगी, तो 10 + 4 14 लाख के साथ अपन को इसमें डील करना रहेगा। द फर्म मेड द सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट टू एन अनरिलेटेड लिमिटेड कंपनी। देखो इसने क्या किया, अनरिलेटेड पर्सन सप्लाई लिया, अनरिलेटेड पर्सन सप्लाई इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, हैविंग द मार्केट वैल्यू ऑफ ₹12 लाख। मार्केट वैल्यू कितनी आ रही है उसकी 12 लाख। हुज वैल्यू ऑफ ₹13 लाख, द मैक्सिमम रिटेल प्राइस इज द 14 लाख, और उसकी मैक्सिमम रिटेल प्राइस कितनी आ रही है 14 लाख रुपए। हाउएवर द ट्रांजेक्शन वाज मेड 11 लाख, और ट्रांजेक्शन कितना आ रहा है 11 लाख। ट्रांजैक्शन इस केस में आपके कितना आ रहा है 11 लाख, इस केस में आपके ट्रांजैक्शन दिखाई दे रहा है। हाउएवर ट्रांजैक्शन कितना आ रहा है 11 लाख, इस केस में आपके आ रहा है। द फर्म blatantly paid the tax amount ₹40,000 for the quarter ending 31st, quarter ending December 9th of February of the succeeding years. All the amount given above are exclusive of the tax, whether applicable. All the supply referred above in the interest rate unless specified otherwise. Based on the information given above, choose the most appropriate answer for the following questions। जैसे अपन बात करते हैं, पहला द इफेक्टिव डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन, कौन सी डेट होगी आपके इफेक्टिव डेट ऑफ मेसर्स वैशाली। इसने आफ्टर 30 डेज बात की है, आफ्टर 30 डेज, तो डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन कब ग्रांट किया है 14th ऑफ अगस्त, यही था आपके, तो ये 14th ऑफ अगस्त आ जाएगा। 30 डेज के अंदर एप्लीकेशन देता, तो जिस दिन वो लाइबल हुआ था उस दिन आता, लेकिन यहां पर वो 10th ऑफ अगस्त को दे रहा है और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट हो रहा है उससे 14th ऑफ अगस्त, तो 14th ऑफ अगस्त वो डेट इसमें कंसीडर रहेगी। अमॉन्गेस्ट द सर्विस अवेल बाय मेसर्स वैशाली एंड कंपनी, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस आर टैक्सेबल रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो इस केस में आपको कहता है स्पॉन्सर सर्विस रिसीव बाय द लेसर स्ट्रीट प्राइवेट लिमिटेड, तो ये रिवर्स चार्ज में करेक्ट है, टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज करेक्ट है। जीटीए सर्विस मैंने कहा 12% चार्ज करी, तो ये भी नहीं आएगी। एंड सिक्योरिटी सर्विस रिसीव फ्रॉम प्रमोट सिक्योरिटीज एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड, तो कंपनी का है, तो इसलिए ये भी फॉरवर्ड चार्ज में रहेगी, रिवर्स चार्ज में नहीं रहेगी। तो पॉइंट नंबर ए फर्स्ट करेक्ट है, पॉइंट नंबर ए करेक्ट है। अब आते हैं सेकंड, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। सेक्शन 15 अपन बात करते हैं, जिसके अंदर मैंने कहा कि वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे लेते हैं, तो मैंने कहा यदि प्राइस मस्ट बी सोल कंसिडरेशन, प्राइस क्या होनी चाहिए सोल कंसिडरेशन होनी चाहिए। सप्लायर और रिसिपेंट रिलेटेड है क्या, अनरिलेटेड होने चाहिए, तो अनरिलेटेड कंपनी से ले रहा है, उसने कहा अनरिलेटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से ले रहा है, और तो ऐसे केस के अंदर हमें यहां पर प्राइस कंसिडर करनी होगी। देखो क्वेश्चन में दे रखा है खुद में कि ये अनरिलेटेड है, लिमिटेड कंपनी से ले रहा है, और उस केस में आपके यहां पर द ट्रांजैक्शन वैल्यू ही इस केस में लेनी होगी, तो AV = TV, ट्रांजैक्शन वैल्यू ही इस केस में आपका कंसीडर हो जाएगा। AV = TV, तो 11 लाख ही इस केस में आपका आ जाएगा। आई थिंक आपके क्लियर हो गया होगा। 5.4 कंप्यूट द टैक्स पेबल बाय द फर्म फॉर द क्वार्टर एंडिंग सितंबर अंडर CGST और SGST एक्ट। तो इस केस में अब आपके यहां पर बात करें कितना पेमेंट करना होगा, तो मैंने कहा 14 लाख टैक्सेबल और एग्जम्प्ट, क्योंकि मैन्युफैक्चरर है, तो टोटल टर्नओवर की बात करूं तो 14 लाख का कितना आ जाएगा 7,000, तो 14 लाख का 0.5% ऑफ द टर्नओवर, मेरा आंसर आ जाएगा 7,000, ये आंसर आपका आ जाएगा। ईच का मतलब CGST और SGST भी उसके इक्विवेलेंट आ जाएगा 7,000। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। देन लास्ट, कंप्यूट द इंटरेस्ट पेबल बाय द फर्म फॉर द ब्लेटेड पेमेंट ऑफ टैक्स, यानी जो आपको पेमेंट करना था टाइम से लेकिन आपने ब्लेटेड पेमेंट किया,
तो मैंने कहा ब्लेटेड पेमेंट पे रेट लगती है आपके 18%। और यदि फ्रॉड है, सप्रेजन ऑफ फैक्ट है, आपने मिस यूटिलाइज यानी आपके एक्सेस यूटिलाइज कर लिया आईटीसी या एक्सेस रिफंड क्लेम कर लिया, तो रेट होती है 24%। तो यहां कौन सी रेट लगेगी सर? 18% वाली रेट लगेगी। कितने टाइम की लगेगी? तो इसमें अपन बात करते हैं 13 जून से अपन बात करते हैं 9 सितंबर तक इसने पेमेंट किया, तो 22 डेज का मेरा इसमें डिले दिखाई दे रहा है। कितने दिन का दिखाई दे रहा है? 22 डेज का। तो 40,000 और उसका 18% रेट आपके रहेगा, और कितने दिन का? 22 डेज का। तो इस केस में आप क्या जगह इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो यह जगह 434 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे इस केस में डियर कंसेप्ट आपके बता रहा है। तो ये एक बार आप फटाफट देख लो, चेक कर लो। क्लियर? देखो सीधा सिंपल सी बात है, वापस मैं बता देता हूं भाई। इसने कहा दिसंबर मंथ की बात कर रहा है, दिसंबर मंथ की बात कर रहा है, तो दिसंबर मंथ का ड्यू डेट क्या आ गई? ड्यू डेट होगी 18 जनवरी। ठीक है, 18 जनवरी तक पेमेंट करेगा। ये कंपोजिशन स्कीम में है भैया, कंपोजिशन स्कीम की बात कर रहा हूं मैं, कंपोजिशन स्कीम में। और अमाउंट कितना ड्यू था इसका? 40,000। ये रहा आपका 40,000। द फर्म blatantly पेड ऑफ टैक्स अमाउंट टू 40,000 फॉर द क्वार्टर एंडिंग दिसंबर। कब कर रहा है? 9 फरवरी। तो मैं यहां पर बात कर रहा हूं, इधर देखिएगा, ड्यू डेट आ रही है 18 जनवरी। तो 18 जनवरी आ रही है, तो जनवरी कितने महीने का होता है? 31 जनवरी माइनस 18 जनवरी। तो ये लेस करूंगा तो 13 डे तो मेरे को आ जाएंगे जनवरी के पेंडिंग, और पेमेंट किया तो 13 डेज तो जनवरी में, और 9 डेज आ जाएंगे किसके? फेब के। तो ऐसे हो जाएंगे 22 डेज टोटल। 18% की रेट ले लिया तो कुछ फ्रैक्शंस में आएगा, तो उसको राउंड ऑफ करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 434। इस केस में आपका आंसर आ जाएगा। तो ये डियर मैंने 5 केस स्टडी थी, 5 केस स्टडी आपके आज मैंने वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस कर ली है। इसका जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स यानी आपके वीएसआई के ड्राइव पर आपको मिल जाएगा। तो आप उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको आगे के भी फटाफट आपको वीडियोस और आपके नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।